EduSmart, the best education platform. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Faizan. EduSmart, the best education platform की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह PMA लॉ कोर्स, GDP, TCC और PN कैडेट में जो हर साल आते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो वो देखेंगे, और साथ साथ मैं जनरल नॉलेज की इमेजेस भी ऐड करता जाऊंगा ताकि अगर इनके रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पता लग सके और आप उनको सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल EduSmart द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह PMA, GDP, PN कैडेट में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनको सॉल्व करेंगे। स्टे कनेक्टेड। हमारा जो आज पहला क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय, तो इसका आंसर है लियाकत अली खान ऑन 12 मार्च 1949। तो ये क्वेश्चन PMA में भी आता है, GDP में भी आता है, TCC में भी बड़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मैंने साथ इमेज भी लगा दी है ताकि देखने वाले को जो एक बार पिक्चर देख ली जाए ना किसी इंसान की तो फिर वो नहीं भूलता। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान साहब ने पेश की थी 12 मार्च 1949 को। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कुरान पाक अदर नेम, यानी कि कुरान पाक के और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन जो आजकल क्वेश्चन जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो है अल फुरकान। फुरकान कहते हैं फ़र्क करने वाले को, यानी ये मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करता है, इसीलिए आप कुरान पाक पढ़ा करें ताकि हम में और काफिरों में फ़र्क रहे। तो कुरान पाक का जो दूसरा नाम है वो है अल फुरकान। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी PMA में बहुत ज़्यादा बार है। थर्ड वन है जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म डेट, इसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी GOI एक्ट 1919 में ये पेश की गई थी। तो ये मैंने एक जनरल नॉलेज के साथ ये भी इमेज भी रिलेट कर दी है ताकि कोई और भी क्वेश्चन यहाँ से बनता हो तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ सका है, इसे रोल्ट एक्ट 1919 भी कहते हैं, उर्दू में रोल्ट एक्ट। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिवर्स इन बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में 7 दरिया हैं। मैंने ये मैप दोनों दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा, इनमें इनके नाम भी मिल जाएंगे। ये थोड़ा छोटा सा नाम है लेकिन आप कोई भी नेट से नक्शा निकाल लीजिएगा बलूचिस्तान का, उसमें 7 के नाम भी मिल जाएंगे। तो पंजाब में 5 हैं, पंजाब 5 हैं, इसी तरह और भी ज़्यादा जो रिपीट हो रहे हैं वो पंजाब और बलूचिस्तान का हो रहा है। पंजाब में 5 दरिया हैं और बलूचिस्तान में 7 दरिया हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह सूरह नेम ऑन आंटिस, सूरह नमल, कुरान पाक की सूरह नमल में चींटियों का जिक्र हुआ है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था तो एक चींटी भागी हुई अपनी दूसरी चींटियों के पास गई और उन्होंने कहा कि सुलेमान का लश्कर इतना बड़ा है, देखना कहीं उनके पैरों के नीचे ना रोक जाना। तो ये अल्लाह ताला को चींटी की बात बड़ी पसंद आई और उन्होंने कुरान पाक में रख दी। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो एंट वाला है ये बड़ा रिपीट होता है, सूरह नमल इसका आंसर है। तो मैंने ये आयत भी रख दी है, ये नमल देखें ना, इसमें हो रहा है जिक्र कुरान पाक की आयत में, तो मैंने ये आयत भी सामने रख दी ताकि हमें सही तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद यही नहीं है कि हमने सिर्फ इनिशियल के लिए ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, हमने ISSB भी देनी है। तो ISSB में वो आयत भी पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि कुरान मजीद में जहाँ पे आंट का जिक्र आया वो पूरी की पूरी आपको तर्जुमा आता है, वो तर्जुमा बताएं। तो हम मुसलमान हैं, हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि ये कहाँ पे है। तो इसलिए ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है GDP का, PMA का, TCC का, PN का भी। हमारा जो छठा क्वेश्चन है फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था वो 7 दिसंबर 1917 में हुआ था, सही है। तो ये तब की अवामी लीग सबस कलर की है, नेशनल अवामी पार्टी जिनको वोट ज़्यादा मिले थे वो नेशनल अवामी पार्टी को मिले थे, सही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये इनको भी वोट अच्छे खासे मिले थे और नॉट इलेक्टेड हेल्ड ये वाला। और ये एक पिक्चर मैंने ऐड किया जो 1970 की है, जब बांग्लादेश 1971 में अलहदा हुआ तो उसकी क्या वजह थी, ये मैंने पिक्चर छोटी सी ऐड की है, तो इसे भी देखेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।
और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 7वां, बाल्टिक कंट्रीज नेम्स। तो बाल्टिक कंट्रीज़ में ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। ये मैंने कुछ कंट्रीज़ के मैप्स जो है ना इधर मैंने शो कर दिए हैं ताकि आपको पता लग सके बाल्टिक कंट्रीज़ किसे कहते हैं। लाटविया, फिनलैंड है, पोलैंड है, जर्मनी है, रशिया है। ये मैंने सारे देखें, पोलैंड है, बेलारूस है, रशिया है, ये फिनलैंड है, ये सारी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। मैंने इनका नक्शा भी इधर, मैप जो है ना वो भी इधर ऐड कर दिया ताकि आपको सही तरह से पता चल सके। ये बाल्टिक सी के इर्द गिर्द होते हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो पीरपुर रिपोर्ट डेट 1938 है। ये कायद आज़म साहब ने पेश की थी, पीरपुर रिपोर्ट डेट, सही है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो कैबिनेट मिशन प्लान है, 1946 में पेश किया गया था। और ये इनके जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि हमने कैबिनेट मिशन में 1946 में जो ग्रुप प्लानिंग थी वो ऐसी थी, ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस लाइक मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा जो है ना वो एक ग्रुप बना दिया जाए और ये उनका एक ग्रुप है, एक वाला। और ग्रुप बी में मुस्लिम प्रोविंसेस पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, फॉरेंटियर प्रोविंस एंड सिंध जो है ना ये मुस्लिम थे, ये जो है। और ग्रुप सी बंगाल और असम को अलग कर दीजिए। ये प्लानिंग थी कैबिनेट मिशन की और कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में पेश किया गया। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ISSB में भी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है 1946 और इसके ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इसको अच्छी तरह से तैयार करना, सही है। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है। ये मैंने टिप दे दिया कि एक का अगर क्यूब रूट भी लेंगे तो आपको 1 ही होगा, ये तो तकरीबन सबको पता होगा। एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन मैथ क्वेश्चन ऑफ PCC। खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इन इस्लाम। खालिद बिन वलीद, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे। खालिद बिन वलीद जब मुसलमान नहीं थे, मैंने ये कोटेशन ऐड की है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान नहीं थे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ खालिद बिन वलीद, अगर तेरी जो इंटेलिजेंसी है, तेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, तेरी जो फोरसाइट है, यानी कि दूर की तो नज़रअंदाजी करता है, दूर पे नज़र रखता है, तो मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तू ज़रूर इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेगा, इस्लाम को कबूल कर लेगा। एंड 6 हिजरी को उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े इस्लामिक कमांडर हैं, सबसे बड़े, किसी भी दौर में चले जाएंगे इनसे बड़ा कोई भी इस्लामिक कमांडर ना मिलेगा। इन्होंने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी हैं और 2 वर्ल्ड सुपर पावर्स को इन्होंने जो है ना डिफीट किया है। तो अगर तो आपको बेस्ट पर्सनैलिटी पे लिखना हो कि आपका मिलिट्री में कौन बेस्ट है, तो आप खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लिख सकते हैं। और इनके बारे में आप बुक्स भी पढ़ें, क्योंकि आर्मी वालों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि मिलिट्री वाले चाहें, ये इस्लामिक आर्मी का जो पर्सन है ना, इसके बारे में तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट होता है, खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम इन 6 हिजरी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबू सुफियान एक्सेप्टेड इस्लाम इन 8 हिजरी। अबू सुफियान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं, जो हमारे सर के ताज हैं, उनके चचा जान थे। लेकिन पहले वो काफिर थे, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगें भी लड़ी हैं। और ये मैंने उनका थोड़ा सा अबू सुफियान थोड़ा सा मैंने बायोडाटा भी लिखा उनका कि वो कौन थे। तो ये फादर ऑफ मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और ग्रैंड फादर ऑफ यजीद थे। इस तरह उम्मे हबीबा, इनका बड़ा नाम सुना जाता है, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी और हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से एक है। तो ये इनकी बेटी थी, सही है। तो इसी तरह उन्होंने कब इस्लाम कबूल किया था? 8 हिजरी में, जब कि वो कंक्वेस्ट ऑफ मक्का यानी कि मक्का को फतह किया गया ना, तब अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हज़रत मुआज़ वाज गवर्नर ऑफ यमन। हज़रत मुआज़ यमन के गवर्नर थे। मैंने यमन का, ये सऊदी के पास ही है, मैंने यहाँ पे उसका नक्शा ऐड कर दिया, ये भी आप देख लीजिएगा। हज़रत मुआज़ वाज गवर्नर ऑफ यमन। एक और इसी तरह का नाम होता है यूमान। तो ये आपने देख लेना कि उधर यमन हो तो यमन को टिक करना। एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स का उन्होंने कहा कि जो इनवर्स होता है वो स्केलर ही होता है। ये मैंने इन्वर्शन की प्रॉपर्टी लिखी है कि इन्वर्शन तब होता है जब इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो जब भी स्केलर मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया जाए तो वो ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। ये मैथ की एक प्रॉपर्टी है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये भी पता होगा, समझ आ गई।
हाँ ये है जी साइन 180 माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह के ये काफ़ी सारे हैं, मैंने ये सारे के सारे ऐड कर दिए इधर, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो साइन 180 माइनस एक्स होता है और साइन 81 प्लस एक्स होता है। तो साइन 180 माइनस एक्स है जो, वो तो हमने इधर देख लिया कि ये साइन एक्स बनता है, सही है। और जो साइन 180 माइनस एक्स प्लस होगा, अगर इधर 180 प्लस एक्स होगा तो ये उसका माइनस साइन एक्स आंसर होगा। तो ये आपने अच्छी तरह से देख लेना और ये सारे के सारे पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी इनिशियल में आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पाक सेलिब्रेट डिफेंस डे फ्रॉम 1966, क्योंकि 5 सितंबर 1965 तक 6 सितंबर 1965 को जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं इन्होंने बड़ी अच्छी ड्यूटीज़ की थी, हमारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और उसी 1966 से 6 सितंबर 1966 से हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए भी, ISSB के लिए भी, इनिशियल के लिए भी। हमारा अगला क्वेश्चन 17 ओल्ड नेम, हाँ 17 नंबर पे जो ओल्ड नेम ऑफ अटक, तो ये जबलपुर है जी, ओल्ड नेम ऑफ अटक। इसी तरह मैंने सब के सब ओल्ड नेम ऑफ जो भी है ना पाकिस्तान सिटीज़ के, वो मैंने ऐड कर दी हैं। और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो देखना है वो देखना है जी जैकबाबाद खानगढ़, ये बड़ा रिपीट होता है क्वेश्चन, जैकबाबाद खानगढ़। दूसरा देखना है आपने अटक चैम्बलपुर, ये आपने देख लिया है। तीसरा आपने देखना है फैसलाबाद लायलपुर, ये भी आप हो गया, लायलपुर फैसलाबाद, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने देखना है लाहौर का नाम महमूदपुर। उसके बाद आपने देखना है, हाँ यही तकरीबन इसमें इंपॉर्टेंट है। सो ये आपने क्वेश्चन लाजमी देख लें। इस्लामाबाद भी देख लीजिएगा, राजशाही, क्योंकि ये हमारा कैपिटल है तो ये पूछ सकते हैं। तो ये जो 3-4 मैंने नाम बताए हैं ये तो आपने लाजमी देख लेने हैं, सही है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सिटीज़ का नाम है। और ये अटक का मैप मैंने इधर शो कर दिया, पाकिस्तान के मैप में ये अटक शो होता है जो रेड कलर। तो हमारा अगला क्वेश्चन, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना जो मैंने अटक का आपको बताया, ये कोई ना कोई इनमें से क्वेश्चन जो मैंने 1-2 बताया ना, जैकबाबाद वाला हो सकता है, अटक वाला, फैसलाबाद वाला, या लाहौर वाला, या जोब वाला, ये इनमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है इनिशियल में। तो आपने ये सारे के सारे नाम याद कर लें। पाक अफगान बॉर्डर लेंथ, तो पाक अफगान बॉर्डर लेंथ को सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं ड्यूरल लाइन। ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है इनिशियल के लिहाज से, आपने इसे लाजमी तैयार करना है। ड्यूरल लाइन, तो इसकी जो लंबाई है वो 2430 किलोमीटर है, 2430 किलोमीटर है। ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई गई है ये ड्यूरल लाइन है, यानी कि पाक अफगान बॉर्डर है। और ये दूसरी तरह का मैंने व्यूज इधर ऐड कर दिया ताकि पता है कि कहाँ पे है पाक अफगान बॉर्डर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनीवा पैक्ट। जेनीवा पैक्ट जो है वो 1988 में दिया गया था। ये जो इसकी डेट है वो 1988 है। इसमें USSR, USA, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक माहदा हुआ था कि ये ना जो भी आर्मी को ट्रेनिंग नहीं देंगे, एक दूसरे की आर्मी को ट्रेनिंग नहीं अलाउ नहीं करेंगे ट्रेनिंग, और ना इनकी आर्मी एक दूसरे के मुल्क में जाएगी, क्योंकि ये बड़ा मसला हो गया था 1988 में। तो ये फिर एक एग्रीमेंट बना था। एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के मामलात में, और इनकी आर्मी एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएगी। तो ये जेनेवा पैक्ट कहते हैं। तो इसका जो 98 ये जिनेवा साहब ने दिया था पैक्ट जो है ना, तो 1988 में दिया गया था। एंड इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ना इनकी आर्मी, ना पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान जाएगी, ना अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान आएगी। ये जिनेवा पैक्ट था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ISSB में इंटरव्यू में वो पूछ लेते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि जिनेवा पैक्ट है क्या। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड राइजिंग सन। तो ये कौन सी कंट्री है जिसे राइजिंग सन कहते हैं, तो ये जापान है। ये जापान का झंडा भी आप देख सकते हैं कि इसका निशान ही ऐसा बना हुआ है कि जैसे सूरज चढ़ रहा है। तो राइजिंग सन की जो कंट्री है वो जापान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एजेंसीज आर इन फाटा। तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं फाटा में वो 7 हैं। ये मैंने 7 के नाम ऐड कर दिए। खैबर है, बाजौर है, उसके बाद मोहम्मद है, उसके बाद कुराम है, उसके बाद साउथ वजीरिस्तान है, उसके बाद नॉर्थ वजीरिस्तान है। तो ये आपने एजेंसीज के नाम भी याद कर लेने हैं, अगर ना भी करें तो, लेकिन ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है फाटा एजेंसीज।
और ये पेशावर सेंटर में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन है। किंग ऑफ हबशास रिलीजन, तो हबशा का जो बादशाह है उसका नाम क्या है? तो जो भी हबशा का बादशाह होता है उसे नजाशी कहते हैं, नजाशी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे वाक़ है? एथोपिया इनको कहते हैं, एथोपिया, सही है। ये एथोपियन होते हैं जो हबशा के होते हैं। इसने बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया था नजाशी ने, सही। और ये इनका सिंबल होता है, ये जो लॉकेट है ना, ये इनका सिंबल होता है। जैसे क्रिश्चियंस का होता है ना, ऐसे एथोपियन का ये सिंबल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए कि इनका सिंबल कौन सा है, और ये एथोपियन होते हैं। और नजाशी जो किंग ऑफ हबशा था उसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, ये जी के कौन सा जो बराज़म है वो मोस्ट डेवलप्ड है? तो यूरोप जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, उसके बाद एशिया है, दूसरे नंबर पे एशिया है, पहले नंबर पे यूरोप है। ये मैंने यूरोप का नक्शा भी इधर ऐड कर दिया है। इसने तकरीबन 52 कंट्रीज़ को कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, यानी कि उन कंट्री के ऊपर है। यूरोप जो है ना 51 कंट्रीज़ के ऊपर है, कंप्रेस किया हुआ है, और ये मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB व्हेन यू अरेंज इट। वो कह रहा है कि ये जो आपने ब्लू कलर में वर्ड दिया हुआ है, इसको जब अरेंज करें तो इसके आखिर में जो लेटर आएगा वो कौन सा है? तो इसका आंसर है वाई। टिप मैंने दी हुई है ब्यूटी, यानी कि इसको अगर हम अरेंज करें ना तो ब्यूटी वर्ड बनता है, और ब्यूटी वाई जो है ना वो इसके एंड पे है। तो ये आपने देख लेना, इस तरह के भी 1 या 2 क्वेश्चन मस्ट रिपीट होते हैं हर टेस्ट में, चाहे वो GDP का हो, PN कैडेट का हो, पाक आर्मी का हो, TCC का हो, PMLA कोर्स का हो, या कोई और टेस्ट जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, ऐसे क्वेश्चन मस्ट आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन तो ये भी उसी तरह का है। व्हाट विल बी द थर्ड लेटर अल्फाबेटिकली। अरे ये है जी, उन्होंने वर्ड बताया हुआ ब्लू कलर में। इसको अगर हम मैनेज करें तो तीसरा जो लेटर है वो कौन सा होगा? तीसरा लेटर कौन सा होगा? थर्ड लेटर। तो मैंने ये आर होगा, टिप मैंने दे दी है। एग्रीमेंट वर्ड बनता है तो एग्रीमेंट आर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे, इसलिए यहाँ पे आर है। ओके, ये हमारा 25 क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं 26। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन मस्ट रिपीट होते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, चाहे वो PMA का हो, GDP का हो, TCC का हो, ऐसे क्वेश्चन लाजमी आते हैं। और PN कैडेट में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हाँ, तो आज का क्वेश्चन ये है कि इफ यस्टरडे यानी कि गुजरा हुआ कल फ्राइडे है, अगर गुजरा हुआ कल फ्राइडे था, यानी कि जो हमने कल गुजार दिया वो फ्राइडे था, देन आफ्टर टुमारो विल बी, तो जो आने वाला कल है उसके आगे वाला दिन कौन सा होगा? तो यस्टरडे हमने फ्राइडे गुजारा, टुडे आज हमारा सैटरडे है इस क्वेश्चन के लिहाज से, एंड टुमारो इज संडे, क्योंकि टुमारो तो संडे ही होगा ना सैटरडे के बाद। लेकिन उन्होंने पूछा आफ्टर टुमारो के बाद मतलब मंडे। टुमारो सैटरडे है, आफ्टर टुमारो मंडे है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। मैंने टिप भी इसलिए साथ दे दी थी ताकि आपको पता चल सके, आप इसी तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर ये सही तरीके से सॉल्व होगा। अगला हमारा क्वेश्चन 27 नंबर पे, हाउ मेनी मंथ्स हैव डेज इन 31 डेज इन ईयर। तो 7 मंथ्स हैं जो 31 दिन रखते हैं। ये मैंने इमेज ऐड कर दी है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं 31, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं। ये आपको सब के सब का पता होना चाहिए कि 30 कितने में आया। देखो 1 2 3 4 जो मंथ हैं उनमें 30 दिन होते हैं, 7 जो मंथ हैं उनमें 31 दिन होते हैं, और फरवरी कभी 28 का आता है, 4 साल बाद 29 का। सही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रूम। ये क्वेश्चन बड़े रिपीट होते हैं, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, आपका माइंड चेक करने के लिए होते हैं। इन ए रूम देयर आर मेल्स एंड फीमेल्स। एक कह रहा है कि एक कमरा है जिसमें मेल और फीमेल्स हैं। इफ देयर आर 3/2 मेल देन हाउ मेनी फीमेल्स आर इन द रूम। कह रहा है कि 3 में से 2 जो है ना वो आदमी है, और फिर आपने देखना है कि वो मेल कितनी है, फीमेल्स कितनी है। मेल जो है 3 में से 2 हैं, और टोटल 30 है। तो अगर टोटल 30 है तो 3 में से 2 जो मर्द हुए, तो इसका मतलब कि 30 में से 20 तो मर्द हुए। अगर 20 मर्द हुए तो 10 जो है वो फीमेल्स हुए।
सीधा सीधा क्वेश्चन है। 3/2 मीन 2 इंटू 3 यानी कि 3 में से 2 और 30 पीपल्स में से 20 जो मेल है, 10 जो है वो फीमेल है। इजी सा क्वेश्चन है। इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं इंशाल्लाह आगे भी ये क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 29 पे, बुक परचेज्ड इन 30 रुपीज़ के, बुक खरीदी गई 30 रुपये की एंड सोल्ड इन 40 रुपीज़ और 40 की बेची गई। फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो ऐसे तो प्रॉफिट नज़र आ रहा है कि 10 रुपये है, लेकिन हमने ये परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले ये मैंने टिप दी हुई है कि बुक परचेज 30 रुपीज़ की जो बुक है ना वो खरीदी है, बुक सोल्ड 40 रुपीज़ की जो है ना बुक बेची है। प्रॉफिट जो हमें हुआ 10% है। तो परसेंटेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, जितना हमें प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइड करेंगे उससे जिससे हमने खरीदी है, यानी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगी जो 30.33%। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा 33.3%। इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है वो 40 ऊपर दे दे, 50 नीचे दे दे, तो फिर आपने ये लाजमी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन खुद भी रिपीट करके कोई वैल्यू चेंज करके आपने खुद भी बना लेना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है जी रेलवे मिनिस्टर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी, शेख रशीद साहब। तो ये मैंने साथ रेलवे भी ट्रैक भी लगा दिया और शेख रशीद साहब की पिक भी लगा दिया ताकि हमें देखने में ज़्यादा मुश्किल ना हो और याद रखने में भी ज़्यादा मुश्किल ना हो। और मिनिस्ट्री पे एक क्वेश्चन लाजमी आता है, चाहे वो PMA हो, GDP हो, ISSB में तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आपको मिनिस्ट्री के सारे पता होंगे। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, रिसोर्स मिनिस्टर कौन है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो ये आज हमारे क्वेश्चन थे जो 30 मैंने आपको बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करें। अपनी क्यूरीज को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।